नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। जेतारण की राजनीति में नगरपालिकाओं के चुनाव बड़े ही अच्छे ढंग से होते हैं और बहुत सारे युवा नेता बड़ी मात्रा के अंदर भाग लेते हैं। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो बड़े बड़े चुनावों की तो ग्रामीण स्तर पर जानकारियां कम मिलती है, मगर नगरपालिका का एक ऐसा चुनाव है जो स्थानीय एक गांव ग्रामीण का आदमी भी उसके बारे में पूछता है कि कौन खड़ा हो रहा है, कौन सी पार्टी से खड़ा हो रहा है, कितनी तारीख को चुनाव है, कौन चेयरमैन बनेगा, कहाँ से कौन सा पार्षद लड़ रहा है। इस बार की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि बहुत सारे युवा चेहरा जो है इस बार राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं, मगर कहीं ना कहीं अज्ञानता, कहीं ना कहीं बचपना नजर आ रहा है। सोशल मीडिया का ये दौर है, उससे पहले इतना प्रभावी तौर पर सोशल मीडिया नहीं रहा था पिछले चुनावों में, तो बहुत सारी पोस्टें आ रही है, बहुत सारे नए नेता सामने आ रहे हैं, मगर हमने एक ऑथेंटिक तरीके से एक जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हमें लगा कि क्यों ना उन सारे नए कैंडिडेटों को ये बता दिया जाए कि उनकी योग्यता क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनको फॉर्म कैसे बनना है, उनको किन मर्यादाओं में रहकर नगरपालिका का कैंडिडेट बनना है। इस विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ में जेतारण के एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत लंबे समय से स्थानीय क्षेत्र के अंदर वकालत कर रहे आदरणीय सुनील जी भाई साहब है। आपका परिचय एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी है, मगर आज का जो परिचर्चा रहेगी वो सिर्फ नगरपालिका के कैंडिडेट किस प्रकार अपना फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सी उनसे गलतियां होती है, उन सारी की हम एक संक्षिप्त जानकारी भाई साहब से लेंगे। भाई साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी भाई साहब। आपका यूट्यूब चैनल बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। पहली बार आप यहाँ पधारे हैं, इसलिए आपका और मारवाड़ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे मेरे कार्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज भाई साहब किसी राजनीतिक चर्चा पे हम नहीं करेंगे, बस आपसे संक्षिप्त में एक जानकारियाँ हमें प्राप्त करनी है कि अभी जो है पूरा माहौल बना हुआ है, युवा राजनीति आ रही है, लोग 18 साल के होते ही अपनी पोस्ट चढ़ा रहे हैं, मगर उनको अपने अधिकार नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरेंगे। कईयों के फॉर्म तो रद्द भी हो जाते हैं। पंचायती राज में हमने देखा कि एक रद्द हो गया था और वो निर्विरोध जीत भी गए थे। तो फॉर्म कैसे भरना है, एक सामान्य से सवाल। उससे पहले कि योग्य कौन है, बहुत सारे क्रिमिनल लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम हमारा कैंडिडेट जितवा देंगे, हम खुद खड़े हो जाएंगे, तो लोगों में भ्रम है। एक सामान्य परिचय आप बता दीजिए कि कौन योग्यता है जो पार्षद के लिए खड़ा हो सकता है और उसके बाद में चेयरमैन की दावेदारी कर सकता है। ऐसा है विकास जी, नगरपालिका चुनाव 2021 का है। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा इस विशेष तरह की आचार संहिता के अंदर निर्देश जारी किए गए हैं। उनके निर्देशों के अनुसार ही फॉर्म नॉमिनेशन भरना चाहिए। और योग्यता के संबंध में मेरा जहाँ तक सवाल है कि जो सबसे पहले तो वो नगरपालिका क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जेतारण नगरपालिका के अंदर जो भी पार्षद का उम्मीदवार होगा वो जेतारण नगरपालिका क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और उसकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए। किसी तरह का उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उसकी 27/11/95 के बाद में 3 संतानें नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से योग्यता के संबंध में है कि ये तो उनकी वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। भाई साहब, संपत्ति का भी ब्यौरा लिखा जाता है। ये एक ऐसा प्रश्न होता है कि जो कैंडिडेट से मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे एक भ्रम रहता है कि मुझे अपना ब्यौरा देना है, अपने फादर साहब का ब्यौरा देना है। तो उसमें थोड़ा सा नए कैंडिडेट से पूछना है। उन्होंने कहा कि जब भी आप वकील साहब से मिले या किसी भी राजनीतिक समझ वाले व्यक्ति से मिले तो ये जरूर पूछेगा संपत्ति का ब्यौरा किस प्रकार देना है हमें। फॉर्म के अंदर ही कॉलम दिए हुए हैं, उस कॉलम के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसके अंदर दिया हुआ है कि संपत्ति का ब्यौरा है। जैसे भट्ट साहब की स्वयं की संपत्ति का ब्यौरा देना है, स्वयं के आश्रितों की संपत्ति, आश्रितों के अंदर पत्नी भी का ब्यौरा देना है, अपनी संतान की जो भी संपत्ति है उनका ब्यौरा भी देना है, और आय के स्रोत कितने आपके पास, आय आपके पास आ कहाँ से रही है उनका भी विवरण आपको देना है। और उसके अलावा आपको इस साल के अंदर जो आप रिटर्न पेश करते हैं तो उस रिटर्न का ब्यौरा भी देना है। अच्छा। ये महत्वपूर्ण बात है, ये देनी। जो आयकर दाता उनको रिटर्न की कॉपियाँ लगानी पड़ेगी। रिटर्न का ब्यौरा देना है कि आपने वर्ष 2021 के अंदर मैंने रिटर्न फाइल किया है। एक भाई साहब, ये भी एक दिक्कत है, जैसा भी आपने शुरुआती तौर पे बताया कि 95 के बाद में संतान को लेकर जो राज्य सरकारों ने नियम लागू किए, हमारे जेतारण में भी एक केस ऐसा हुआ था जो बड़ा लंबी तरीके से रहा। मुख्य क्या है, बहुत सारे लोग इसमें भ्रमित रहते हैं कि जो पुराने नेता है वो पद पे भी रह गए, इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, तो पहले अगर उनके 5-6 बच्चे हैं, अगर मैं बात करूं तो पिछले जो बड़े बड़े पदों पे रहे उनके 5-6 बच्चे थे, इस बार भी वो राजनीति में आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। नए लोगों को इस बारे में दिक्कत है, थोड़ा और विस्तृत तरीके से बताइए। संतान के लेके बहुत सारे लोगों के 2-2, 3-3 बच्चे, मगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको अभी तक सही तरीके से नॉलेज नहीं है कि क्या संवैधानिक प्रक्रिया हो सकती है सबकी। इसको मैं आपको स्थानीय भाषा के अंदर आपको बता देता हूँ। भट्ट साहब की 27/11/95 को जब ये 3 संतान के संबंध में कानून बना था, लागू हुआ था, उस समय फॉर्म के अंदर आया हुआ था कि भाई 27/11/95 के पहले आपकी जितनी भी संतानें थी उनको 1 यूनिट
चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दी गई कि आपके 10 संतान है तो उसको 1 यूनिट कर दिया गया था, उसको एक संतान माना 1 यूनिट माना जाएगा। और उसके बाद में अगर आपके एक संतान हो गई है और 27/11/95 के बाद के अंदर और या 2 संतान हो गई है तो आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हो। और अगर आपके 27/11/95 के बाद में 2 संतान ही है तो आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो। और कुल मिला के इसका मुख्य उद्देश्य है कि 3 संतान नहीं होनी चाहिए चुनाव के अंदर। जिस व्यक्ति के 3 संतान होती है वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता है। और रही बात कि किसी के जुड़वा बच्चा हो जाता है, उसको भी सरकार ने और राज्य चुनाव आयोग ने 1 यूनिट माना है, उसको 1 संतान के रूप में ही फार्म के अंदर किया जाएगा। कुछ लोगों का यह भी भ्रम है कि गोद दे के अपन 3 संतान है, मैं अपनी 1 संतान को गोद दे दूं और मेरे 2 संतान 100 डॉक्यूमेंट में होता है कि आधार में 2 के नाम है, 1 का नाम किसी और पे है। तो इसका भी इन्होंने अब की बार फॉर्म के अंदर चुनाव आयोग ने ये निर्देश मांगे कि आपके संतान जीवित संतानें कितनी थी और गोद संतानें आपने कितनी दे दी है, उसका भी विवरण आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। तो ये पूरा स्पष्ट रूप से मांग लिया गया है। तो गोद देना ये कोई योग्यता आपको योग्य नहीं बना देता है कि अपने संतान को गोद दे के आप चुनाव लड़ने बचा नहीं जा सकता, पकड़े जाएंगे, जो भी ऐसी छोटी मोटी आपराधिक। इसके अलावा भाई साहब बड़े बड़े बैनर है, आप भी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मगर जो कैंडिडेट निर्दलीय लड़ते हैं उनको सपोर्ट कम रहता है, उनको जानकारियां कम रहती है, पार्टी के नेता बता देते, जो शीर्ष के नेता चुनाव लड़े होते हैं वो सपोर्ट कर देते। निर्दलीय आदमी को फॉर्म भरने की पहली गणित से ही वो अटक जाता है। तो एक साधारण सा परिचय की शुरुआती तौर पे फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरनी है, डेट ऑफ बर्थ में कई बार दिक्कतें हो जाती है क्योंकि एग्जिट भरनी होती है 21 में, तो वो महीने भी भर देते हैं, कई बार करेक्शन हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है रद्द हो जाते हैं निर्दलीयों के, वो क्या दिक्कतों में आती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने भट्ट साहब कि नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर 2 कॉलम दिए होते हैं, तो ए पार्ट और बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो होता है राजनीतिक पार्टी का जो भी व्यक्ति जिस सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ता है उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म दिया है। उसके लिए अपन को जिस वार्ड से वो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उस वार्ड का अपन को एक प्रस्तावक चाहिए होता है। वो उस वार्ड की बाग संख्या और उसकी क्रम संख्या लिख के उसको राजनीतिक पार्टी के अंदर उसको एक प्रस्तावक के द्वारा फॉर्म भर दिया जाता है। बी पार्ट होता है जो निर्दलीय कैंडिडेट के लिए होता है फॉर्म के अंदर ही। तो सेकेंड पार्ट के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी जो भरता है उसके लिए उस वार्ड के कम से कम 5 प्रत्याशी तय कर रखे, 5 के भाग संख्या और क्रम संख्या लिख के उनको फार्म भरना चाहिए और उनके हस्ताक्षर करवाना चाहिए। जब तक उनके 5 के हस्ताक्षर करवा के वो वार्ड के सदस्यों का नहीं हो जाता है तब तक वो योग्य उसका फार्म फिल नहीं होता है। और उसके बाद में उसके प्रस्तावकों के द्वारा व्यक्तिगत घोषणा की जाती है कि हम इनका समर्थन करते हैं चुनाव में खड़े करने के लिए। तो इसलिए निर्दलीय को 5 प्रस्तावक चाहिए और राजनीतिक पार्टी से खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए 1 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। बस अब आखिर में, आप वकालत के फील्ड में हैं, कानून के जानकार हैं अच्छे, सोशल मीडिया के अंदर जो युवा राजनीति है उसमें कई बार बातचीत इतनी गर्माहट में आ जाती है कि वो साइबर क्राइम में हो जाता है। बहुत सारे युवा जोशीले शब्दों के अंदर निर्दलीय को कुछ कह देते हैं, पार्टी वालों को कुछ कह देते हैं, तो उनके लिए स्पेशल जानकारी क्या होगी कि साइबर क्राइम कितना बड़ा हो सकता है? किसी के अपमान में, किसी के मानहानि में अगर कोई शब्द लिखा जाता है, क्योंकि ये राजनीति का चलन बन गया है, उसके बारे में जो भी युवा सुन रहे हैं, जो राजनीति के जानकार सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया को पहली बार प्रयोग में ले रहे हैं, मगर उनको लग रहा है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये एक अच्छा हथियार भी है, अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो साइबर क्राइम में बहुत सारे केस बिगड़े हैं। 1-2 मैं चाहता हूं कि वो बताया जाए जिससे क्रिमिनल रेट घटाया जा सके, मानहानियां घटाई जा सके। कानून के अंदर साइबर क्राइम्स के अंदर तो अभी आईटी एक्ट के अंदर काफ़ी प्रावधान है। जिस तरह की कोई अभद्र टिप्पणी लगता है, किसी धार्मिक भावनाओं को आग पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगा कर रखता है या किसी राजनीतिक द्वेष भावना से रखता है, तो उसके लिए आईपीसी में भी प्रावधान है और आईटी एक्ट में भी प्रावधान है, जिसके तहत 5 साल से लगाकर 7 साल या 3 साल तक की सजा के अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं। नॉन वेलेबल ऑफेंस भी है, जिसके अंदर व्यक्ति को सजा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे तरह के, और आचार संहिता के अंदर जब लग जाती है तो उसके बाद में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हमें जो चुनाव आचार संहिता, चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देशों की पालना के अंदर ही अपन को रह के आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। और अगर आप इस तरह का नहीं करोगे तो जहाँ निर्वाचन अधिकारी है उनकी तरफ से या जिनकी मानहानि हुई है वो दोनों ही सक्षम है उसके व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, और प्रशासन चाहे तो स्वयं प्रसंज्ञान लेके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और उसको अनावश्यक रूप से किसी भी छोटी सी गलती के लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए कि किसी को धार्मिक भावनाओं का हाथ पहुंचाने के संबंध में सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जारी नहीं करे। एक भाई साहब बड़ा मेरा रोचक प्रश्न है कि राजनीतिक पार्टियों का निर्वाचन आयोग जब नियमावली बनाता है तो उसमें एक ये भी पॉइंट होता है कि पैसे निर्धारित होते हैं कि आपको इतना ही प्रचार करना है।
मगर पार्टी वाले तो इस बात को ढक लेते हैं, मगर निर्दलीय नहीं ढक पाते। कई बार निर्दलीयों पर केस लग जाता है कि आपने इतनी राशि ही खर्च करनी थी, और वो भावुकता के अंदर अपने एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े पर्दे और जनसभाओं में ज़्यादा पैसे खर्च कर देते। क्या ऐसा मामला भी अपने क्षेत्र में कभी हुआ है, और अगर हो सकता है तो किस प्रकार इससे बचा जा सकता है? कितना मेंटेनेंस करना है जिसके अंदर आप पार्षद का चुनाव लड़ पाओ? चुनाव आयोग के द्वारा इसलिए समय समय पर अलग अलग निर्देश जारी किए जाते हैं कि भाई आपको एक निर्धारित चुनाव खर्च तय कर रखा है, उस खर्च सीमा के अंदर ही अपन को खर्च करना पड़ता है। उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो उनके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा उन कैंडिडेटों की वीडियोग्राफी करवाई जाती है, और चुनाव आयोग के द्वारा उसका अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है और उनके अंदर आता है नियमों के अंदर कि उसने गलत खर्चा पेश किया है, तो उस जीते हुए कैंडिडेट की योग्यता भी रद्द हो सकती है और उसको अयोग्य भी घोषित किया जाने का भी प्रावधान है। और इस प्रकार के अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हार भी गया है तो उसको हमेशा के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी चुनाव आयोग अयोग्य घोषित कर सकता है। आप आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करते और खर्चा ज़्यादा करते हो, तो इसलिए रोकने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया। और आपको चुनाव खर्च होने के बाद में निर्धारित समय सीमा के अंदर वो खर्चा का प्रारूप क है फार्म भर के दे के पेश भी करना पड़ता है कि आपको मैंने इतने इन और बिल भी पेश करने पड़ते हैं कि मैंने अपने चुनाव के अंदर ये खर्चा किया था, फला फार्म से मैंने ये छपवाया था और मैंने ये मीटिंग के अंदर इतना खर्चा किया था। और वो पेश नहीं करने पर आपकी सदस्यता भी रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चलिए वकील साहब, आखिर में जो भी युवा राजनीति में आ रहे हैं उनको एक संवैधानिक तरीके से आपका क्या संदेश रहेगा? कि आप एक वकील भी है, बहुत सारे भावुकता के अंदर शब्द अभद्र बोल देते हैं, कुछ एक कानूनी कार्रवाई में पीछे रह जाते हैं। जो भी युवा राजनीति में आना चाहे, भले वो आपकी पार्टी का हो या नहीं हो, एक आप नागरिक होने के नाते, एक वकील होने के नाते आपकी क्या राय रहेगी कि किस सभ्यता में, कानूनी सभ्यता और मर्यादा में रह के कोई भी चुनाव लड़े? राजनीति आज कल ऐसा हो गया विकास जी कि राजनीति के अंदर स्वच्छ व्यक्ति आना चाहिए, साफ व्यक्ति आना चाहिए, जिस बेदाग आना चाहिए, जिसके ऊपर किसी तरह का आपराधिक प्रकरण नहीं हो, युवा हो जिसके अंदर सेवा करने का जज्बा तो होना चाहिए, मगर जानकारी भी होनी चाहिए कि मेरे अधिकार क्या है। मैं पार्षद बन गया मगर मुझे पता ही नहीं कि मेरे को नगर पालिका के अंदर जाके जनता की सेवा करने के साथ साथ मेरे अधिकार क्या है। कोई भी व्यक्ति आके उस पार्षद को डरा नहीं धमका नहीं सकता है। जनता के अधिकार के लिए वो लड़ने वाला होना चाहिए, और जनता के अधिकार कहाँ से लेके आना है, विकास का काम कहाँ से लेके आना है, किस मद से आता है, नगर पालिका में कौन सा पैसा कहाँ खर्च होता है, उसको सारी जानकारी व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए और सबसे पहले शालीन होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व निखार होना चाहिए, जिससे कि वो राष्ट्र का विकास भी कर सके, स्वयं का विकास कर सके और ग्राम का विकास कर सके, और अच्छे व्यक्ति राजनीति में आए और देश का और अपने ग्राम का और अपने वार्ड का विकास करे। सर, तो आप सुनील जी प्रजापत थे, जो सीनियर वकील है जैतारण के। बहुत बार हम भी इनसे सलाह राजनीतिक लेते रहते हैं, और ये स्पेशल एपिसोड बहुत सारे लोगों ने हमको कहा था कि भैया एक एपिसोड ऐसा बना दीजिएगा जिसके अंदर हम जो निर्दलीय लोग हैं, जो पहली बार राजनीति में आना चाहते हैं, हमको एक संक्षिप्त ब्यौरा मिल सके। तो आपने वकील साहब की सारी बातें सुनी होगी। इसके कमेंट बॉक्स के सेक्शन के अंदर हम आपके कहीं ना कहीं ये फॉर्म और ये सारी निर्वाचन आयोग की जितने भी नियमावली है वो भी हम ऐड कर देंगे। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है उन सबको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं, मगर एक कानूनी प्रक्रिया, एक जो मर्यादा है उसमें रहकर चुनाव लड़िए। और जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में सवाल छोड़ दे, हम सारे लोग आपके सारे सवाल पढ़ते हैं और समय समय पर और जो भी राजनीति के जानकार है, कानून के जानकार है, उनको मिलवाते रहेंगे। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। कैमरे पर हमारे साथ सुरेश भाटी है। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।